किसे पता था कि एक फैंटेसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाने के बाद जॉब चेंज करना ही हमारे मेन कैरेक्टर का मेन प्रोफेशन बन जाएगा। दोस्तों मिले हमारे मेन कैरेक्टर से। ये एक मैजिक यूजर भी है, एक स्वॉर्ड्समैन भी है और एक एल्केमिस्ट भी है। दोस्तों हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है सुकासा अमाशिकी, जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। इसे सालों तक एक ही कंपनी के लिए अपनी चप्पलें घिसना पसंद नहीं है, क्योंकि इसका मानना है कि फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करने से आपको तरह तरह के काम करने का एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी सैलरी भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। यानी हमारे मेन कैरेक्टर के मुताबिक किसी को भी एक ही कंपनी के लिए वही सेम बोरिंग काम सालों तक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो। और इसीलिए वो अपने ही सिद्धांतों को साबित करने के लिए ही वो यहाँ इस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में आया इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे कई सारे पापड़ भी बेलने पड़े, क्योंकि किसी भी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कई तरह के स्टेजेस होते हैं जिनको आपने पार करना होता है, और तब जाके आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के लिए आज वही दिन है जब इसे इस फाइनल इंटरव्यू को पास करना है अपनी नई जॉब को ज्वाइन करने के लिए। सूट बूट और इसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर ही हम कह सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना कॉन्फिडेंट होगा अपनी सिलेक्शन को लेकर। बट जब दोस्तों वो दरवाजा खोलकर अंदर गया, तो तब हम देखते हैं कि वो किसी ऐसी वीरान जगह जा पहुंचा है जहां पर उसे कुछ पहाड़ भी दिखते हैं। जब उसे रियलिटी ने हिट किया तो तब उसे पता चला कि इंटरव्यू तो दूर की बात है, वो किसी ऐसी जगह जा पहुंचा है जहां इंसान का नामो निशान तक नहीं है। उसके एक्सप्रेशंस एक बार फिर बदल गए जब उसने अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी शक्ल दिखी, क्योंकि वो देखता है कि वो अभी वैसा ही दिख रहा है जैसा वो कई सालों पहले 17-18 साल की उम्र में दिखता था, मानो जैसे मैजिकली उसकी एज कम हो गई हो। क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो वो 30-35 साल का एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था जिससे दुनिया भर का एक्सपीरियंस हो रखा था। तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अचानक से इस वीरान जगह कैसे पहुंच गया और उसकी उम्र भी कैसे कम हो गई। पहले तो वो थोड़ी देर खुश होता है ये सोचकर कि 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर भी वो अब 18 साल का दिखता है, जिसकी वजह से उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दूसरे एम्प्लॉयज के मुकाबले। मगर जब उसने अपने आसपास देखा तो तब वो एक बार फिर थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहा है कि वो इस वक्त कहाँ है। उसे शक होने लगता है कि वो इस वक्त जापान में भी है या नहीं, क्योंकि इस टाइप के फूल पौधे वगैरह ना उसने जापान में कभी देखे हैं और ना ही कभी सुने हैं। उसे फाइनली रियलाइज होता है कि वो किसी फैंटेसी दुनिया में आ गया है, जैसा उसने कई सारी गेम्स और एनिमेज में अब तक देखा हुआ है। बट उसने जब अपने कपड़ों को खंखेरा तो उसे अपनी जेब में से एक कार्ड मिलता है जिस पर स्टेटस करके कुछ लिखा हुआ था और साथ में उसका नाम भी लिखा हुआ था। जिसके बाद उसके सामने हवा में फ्लोट होती एक स्क्रीन दिखती है जिसमें मेन्यू, कमांड, लेवल जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। वो नोटिस करता है कि उसकी एमपी और मैजिकल पावर बहुत ही ओपी लेवल की है, लेकिन बाकी सारे स्टैट्स उसके थोड़े कमजोर हैं। और फिर उसी के साथ में उसका प्रोफेशन भी लिखा हुआ था, जिसके मुताबिक उसका प्रोफेशन है जॉब चेंज करना। यानी वो इस लिस्ट में दी गई किसी भी जॉब में मन मुताबिक चेंज हो सकता है। और हम देख सकते हैं कि ये जॉब चेंज करने वाली लिस्ट कितनी बड़ी है। यानी उसे बस पिक एंड चूज करना है जिसके बाद उसकी जॉब चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए फिलहाल ये समझना मुश्किल हो रहा है कि किसी ऑफिस का दरवाजा उसे किसी फैंटेसी दुनिया में कैसे ले जा सकता है। और अगर ऐसा पॉसिबल है भी तो वहां पर और भी कई सारे लोग थे उसी की तरह जो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो उसे तो एक पल के लिए लगा कि वो लोग भी हो सकता है कि यहाँ कहीं आसपास ही हो। तो उसे यहाँ पर बस सिर्फ वेट करना है बाकियों के यहाँ आने का, जिसके बाद हो सकता है कि उसे वापस अपने घर जाने का मौका मिले या फिर शायद ना मिले। वो यहाँ पर यूं ही इस तरह बैठने के बजाय थोड़ा आसपास घूमने निकल जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ पर यूं ही निराश बैठकर भूखे मरने से तो अच्छा है कि वो इस नई दुनिया में खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचे। लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत इतनी खराब निकली कि थोड़ा आगे पहुंचते ही उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जिसकी साइज एक एवरेज इंसान की हाइट से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने जरा सा भी वक्त नहीं लगाया वहां से दुम दबाकर भागने में, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले वो इस मॉन्स्टर से अपना पीछा नहीं छुड़वा पाएगा। तो फिर वो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए मॉन्स्टर को वो वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि क्यों ना हम इसे आपस में बैठकर खत्म कर दें। जिसके बाद मॉन्स्टर एक बार फिर उस पर हमला कर देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि वो मॉन्स्टर बातचीत करने में विश्वास नहीं रखता है। दोस्तों फिर थोड़ी सी भागम भाग के बाद वो मॉन्स्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट को कॉर्नर कर लेता है। वो समझ चुका है कि इस पॉइंट पर अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो फिर वो जिंदगी भर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने लायक नहीं बचेगा। वो तुरंत ही अपना स्टेटस कार्ड निकालता है और जोर से चिल्लाता है जॉब चेंज सॉर्सरर। जिसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि इस नई दुनिया की सॉर्सरर होने की सारी जानकारी उसे धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है, जैसे मानो वो कोई नेचुरल मैजिक यूजर हो। उसके बाद फिर हमारा मेन कैरेक्टर फायरबॉल मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को जलाकर खाक कर देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उसने किसी तरह का कोई मैजिक यूज किया हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना सिर्फ जॉब ही चेंज किया है और बिना किसी ट्रेनिंग के वो मैजिक इस्तेमाल कर पाया। जिसके बाद उसके दिमाग में कुछ म्यूजिक बजने लगता है जो एक तरह का इशारा था हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए, उसे ये बताने के लिए कि उसने अभी अभी लेवल अप किया है। जिससे हमारे प्रोटैगनिस्ट को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ये दुनिया ठीक गेम्स की तरह ही काम करती है जिसमें मॉन्स्टर्स और मैजिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
मगर वो ये भी समझ सकता है कि वो अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह नहीं देख सकता, क्योंकि एक गलत कदम और वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि अब ये कोई मजाक नहीं रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने कैरियर को बनाने में ही लगा दी ताकि वो मॉडर्न जमाने के एक्सपेक्टेशंस को पार करते हुए खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन इस नई दुनिया में कदम रखने से उसकी सालों पुरानी मेहनत अब बर्बाद हो चुकी है। वो इस दुनिया को अपने मॉडर्न जमाने की दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ एक तरफ मॉडर्न जमाने में कॉर्पोरेट कंपटीशन हुआ करता था और जहाँ लोग सारी चीजें भुलाकर सिर्फ पैसे कमाने में ही अपना वक्त लगा देते थे, उस दुनिया का एक्सपीरियंस अब उसके किसी काम का नहीं रहा। खास करके उस दुनिया में जहाँ फैंटेसी ने वास्तविकता का रूप ले लिया हो। हमारे मेन कैरेक्टर को अब इस नई दुनिया में फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। उसे अब अपना करियर शुरू से शुरू करना होगा। इस नई दुनिया में कदम रखते ही वो इतना तो समझ गया है कि इस दुनिया में किसी प्रोफेशन का होना कितना जरूरी है। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीट स्किल है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी प्रोफेशन का अपने मन मुताबिक चुनाव कर सकता है, जो उसे इस नई दुनिया में सरवाइव करने में बहुत मददरूप साबित होगी। जिसके बाद वो निर्णय लेता है कि वो इस दुनिया के सभी प्रोफेशन को मास्टर करेगा, क्योंकि वो अपनी एक लौती जॉब चेंजर वाली स्किल को यूं ही जाया नहीं होने देना चाहता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि सुकासा कहीं बैठकर मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा है। उसने खैर वाटर मैजिक सीख तो लिया है, लेकिन इसके पीछे का मकसद उसका अलग है। दरअसल जब से वो यहाँ इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ है, तब से वो पीने के पानी को लेकर चिंतित था। तो इसी कोशिश में उसने वाटर मैजिक सीखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर कम से कम वो प्यासा तो ना मरे। लेकिन अभी भी उसे रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है कि इन सब के बिना वो इस जंगली दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसे जो काम करना है वो है आसपास के एरिया की छानबीन करना, ताकि वो अंधेरा होने से पहले कहीं कोई सेटलमेंट ढूंढ सके खुद के लिए। वो तुरंत ही अपनी स्टेटस वाली खिड़की खोलता है, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या कुछ है जिससे वो यहाँ इस जंगल से बाहर निकल कर कोई सेटलमेंट ढूंढ सके। ये जानते हुए भी कि जॉब चेंज करने के लिए और किसी भी तरह की कोई मैजिक पावर इस्तेमाल करने पर उसकी एमपी कम होती जाती है। लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो एमपी पॉइंट्स इवेंचुअली धीरे धीरे ही सही लेकिन रिकवर हो रहे हैं। तो इसके बाद वो तुरंत ही सॉर्सरर से हंटर में अपनी जॉब चेंज करता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, ठीक वैसे ही एक हंटर बनने की सारी जानकारी अपने आप उसके भेजे में उतर गई, जिसका इस्तेमाल करके इंसानी पैरों के निशान और खून के निशानों का पीछा करते करते वो किसी नजदीकी ह्यूमन सेटलमेंट के पास पहुंच गया। अगले पैनल में हम देखते हैं कि उसकी हंटर वाली स्किल उसे एक छोटे से गांव में ले गई है, जिसे देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश होता है। उस गांव के गेट पर सुकासा की मुलाकात एक बंदे से होती है, जो शायद वहां पर पहरा दे रहा था। पहले तो खैर हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे हाय हेलो बोलने की कोशिश करता है, मगर जब वो काम नहीं आया तो तब वो सीधे मुद्दे पर आता है। जब उस बंदे ने पूछा तो तब सुकासा ये कहकर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक वॉन्डरिंग सॉर्सरर है। और ये सुनकर उस बंदे को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जॉब होल्डर यूं ही जंगलों से निकल कर किसी एक छोटे से गाँव में क्यों ही आएगा, जब उन्हें शहरों में ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हों। वो हमारे मेन कैरेक्टर से अपनी स्टेटस प्लेट मांगता है, ये जानने के लिए कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। उसकी स्टेटस प्लेट देखने के बाद वो बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि जॉब होल्डर्स को या तो देश की गवर्नमेंट हायर करती है या तो फिर नोबल्स, और उनमें से जो लोग बच जाते हैं वो शहरों में रहकर एडवेंचर गिरी करते हैं, जहाँ उन्हें पैसे कमाने के बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं। तो ऐसे में किसी भी जॉब होल्डर का यहाँ ऐसे रिमोट एरिया में भटकना कोई आम बात नहीं है, और यही वजह है कि वो थोड़ा शक्की हो गया था। सुकासा कहता है कि वो सुबह से ही अपनी मैजिकल एबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए वो ट्रेनिंग कर रहा था, और वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो गांव में कुछ दिन रहकर गांव में रहने की अपनी पुरानी इच्छा को पूरी कर सके। और दोस्तों, वो बंदा सुकासा की बात सुनकर कन्विंस भी हो गया, लेकिन फिर वो तुरंत ही उससे अपने साथ आने के लिए कहता है, ये कहकर कि उसके पास सुकासा जैसे एक जॉब होल्डर के लिए काम है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को इस गाँव के चीफ से मिलाने ले जाता है। जब विलेज चीफ को पता चला कि जोजो किसी जॉब होल्डर को उससे मिलाने के लिए लाया है, तो उसकी भी आंखें चमक गईं। थोड़ा सा शांत होने के बाद विलेज चीफ हमारे प्रोटैगनिस्ट का स्वागत करते हैं, और बदले में हमारा प्रोटैगनिस्ट भी बड़ी तहजीब के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करता है अपनी स्टेटस प्लेट को दिखाकर। विलेज चीफ हमारे प्रोटैगनिस्ट को पूरी बात बयान करते हुए कहते हैं कि सिल्वर वुल्फ टाइप के मॉन्स्टर्स पिछले कुछ समय से गांव के आसपास दिखने शुरू हुए हैं। हालांकि एक आध दो से तो वो लोग भी निपट सकते हैं, मगर जैसे कि हम जानते हैं कि भेड़िए ज्यादातर मौकों पर झुंड में शिकार करते हैं। अब क्योंकि उस गांव में कोई भी जॉब होल्डर नहीं है, तो उनके लिए इन मॉन्स्टर्स को गांव से दूर रखना मुश्किल हो रहा था। और वैसे भी ये गांव वाले खेती और छोटे मोटे शिकार करके सीधा साधा जीवन गुजारते हैं। ये लोग इतने बड़े लड़ाकू नहीं है कि वे इन मॉन्स्टर्स को रोक सकें। और जो लोग यंग हैं और शिकार करना जानते हैं, वो लोग इस गांव की रखवाली करने में व्यस्त होते हैं। और इन मॉन्स्टर्स के हमलों में कोई जरा सा भी जख्मी हो गया तो इसका असर उनके इस पूरे गांव पर पड़ेगा। तो ऐसे में उनके पास और कोई रास्ता नहीं है हमारे प्रोटैगनिस्ट की हेल्प लेने के अलावा। तो वो कहते हैं कि इसके लिए वो लोग सुकासा को इनाम भी देंगे उनका ये काम करने के बदले में। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी भी इनाम की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक जॉब होल्डर होना इतना रेयर हो सकता है, और उसमें भी बैटल रेडी जॉब होल्डर की मांग तो और भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर उसके पास एक बेहतरीन मौका है अपनी जॉब होल्डर की स्किल्स को और बेहतर बनाने का,
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का मेन गोल सभी प्रोफेशंस में मास्टरी हासिल करना है और उसके नजरिए में अपने इस गोल की ओर बढ़ने की ये पहली सीढ़ी हो सकती है। और वैसे भी उसे इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उसे लगता है कि इस मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ थोड़ी जानकारियां भी इकट्ठी कर सकता है। यानी बेसिकली वो यहाँ रहकर थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप करना चाहता है। जिसके बाद दोस्तों हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी छाती पीटते हुए उनके इस प्रस्ताव को मान लेता है, जिसे सुनकर हम अगले पैनल में देखते हैं कि वो विलेज चीफ और जोजो बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि जब से वो इस दुनिया में आया है तब से लेकर अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया है। खाना खत्म करने के बाद और कुछ अच्छे कपड़े पहनने के बाद वो निकल जाता है इन गांव वालों के प्रस्ताव को पूरा करने के लिए। जंगल में एक बार फिर कदम रखने के बाद वो सोचने लगता है कि यहाँ मैजिक जैसी चीज है तो यहाँ पोशंस टाइप की चीजें भी होनी चाहिए। तो वो सोचने लगता है कि इसी तरह के इलाकों में ही अक्सर गेम्स और मांगा में जरूरी चीजें मिलती हैं पोशंस वगैरह बनाने के लिए। उसे खैर विचार तो अच्छा है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो इन जरूरी चीजों को पहचान सके। तो क्या करता है, वो स्टेटस बोर्ड से अपनी जॉब चेंज वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक बार फिर वो अपनी जॉब चेंज करता है। सॉर्सरर से अप्रेजर में अपनी जॉब चेंज करने के बाद हमें पता चलता है कि सुकासा इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके न कि सिर्फ चीजों की डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकता है, बल्कि दूसरों की स्टेटस प्लेट को भी देख सकता है, और वो भी बिना उनसे उनकी स्टेटस प्लेट मांगे। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि वो अपने से हाई लेवल लोगों की स्टेटस को नहीं देख पाएगा। यानी सुकासा को अगर इस एबिलिटी का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना है तो उसे अपने और अपने ओपोनेंट के लेवल के डिफरेंस को भी देखना होगा। जिसके बाद वो अपने आसपास देखता है कि उसके काम की बहुत सारी चीजें यहाँ पर फैली पड़ी हैं। अब क्योंकि उसके जॉब चेंज लिस्ट में अल्केमिस्ट और अपोथिकेरी जैसी जॉब्स भी अवेलेबल हैं, तो वो उन सभी चीजों को ले लेता है जो उसे लगे कि उसे भविष्य में पोशंस या किसी भी तरह की दवाइयां बनाने में काम आ सकती हैं। लेकिन इसी बीच उसे एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि गेम्स वगैरह में भी जॉब चेंज करने के ऑप्शंस होते थे, हालांकि वो लेवल अप होने के बाद ही आते थे, बट आते थे। और वो उस टाइम पर अगर जॉब चेंज करता भी था तो गेम में उसके पहले की स्किल्स भी वो यूज कर पाता था। यानी अगर वो ठीक से समझा है तो वो एक अप्रेजर होने के नाते भी मैजिक यूज कर सकता होगा, क्योंकि उसके दिमाग में मैजिक कैसे इस्तेमाल करना है उसका ज्ञान अभी भी वहीं पर है। तो उसे लगा कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए स्टोन मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालांकि वो मैजिक यूज कर तो पाया, पर बदले में उसकी मोस्ट ऑफ एमपी खत्म हो गई, जो ऐसा अब तक उसके साथ कभी नहीं हुआ। दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को लगा होगा कि वो किसी भी डिफॉल्ट जॉब को चूज करके वो सारे काम कर पाएगा जो वो नॉर्मली जॉब चेंज करने के बाद कर सकता होगा, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिए भी उसके थोड़े एमपी पॉइंट्स कम होते हैं। तो उसे लगा कि इस मेथड का इस्तेमाल करके वो अपने कुछ एमपी पॉइंट्स को बचा लेगा। लेकिन वो यहाँ पर गलत था, क्योंकि बिना जॉब चेंज करे दूसरे काम करना कितना इनएफिशिएंट हो सकता है उसे कभी ख्याल ही नहीं आया। लेकिन इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, सिंस उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा है। लेकिन उसे लगता है कि ये वर्थ इट हो सकता है अगर उसे किसी पर कोई सरप्राइज अटैक करना हो तो, क्योंकि कोई भी ये सोच नहीं पाएगा कि उसके जैसा अप्रेजर स्वॉर्ड या मैजिक टेक्निक्स या दोनों टेक्निक्स जानता हो। उसके मुताबिक इतना काफी है किसी को भी चौंकाने के लिए। हालांकि वो ये भी मानता है कि उसके लो लेवल होने की वजह से इस तरह का कोई रेकलेस काम करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उसकी एमपी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो यहाँ से उसे लगातार अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, ताकि समय आने पर वो अपने दुश्मनों को चौंका सके। दोस्तों मैजिक इस्तेमाल करने के बाद वो कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा, ये सोचने के लिए कि वो अब यहाँ से अपने लेवल को कैसे बढ़ाएगा। मगर तभी उसी वक्त उसे कहीं से किसी की आवाज सुनाई देती है, और उसे कहीं से किसी तरह की कोई गंध भी आ रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो तब वो देखता है कि वहां पर उसके पीछे सिल्वर वुल्फ मॉन्स्टर्स का एक झुंड आ चुका था। वो तुरंत ही अपनी जॉब को सॉर्सरर में बदल कर उन पर हमला कर देता है, और देखते ही देखते वो उन सबको अपने मैजिक के जरिए खत्म कर देता है। मगर फिर उसे एक बार और वही सेम आवाज सुनाई देती है जो इससे पहले उस मेंटिस मॉन्स्टर को मारने के बाद सुनाई दी थी। यानी इसका मतलब है कि उसका एक बार फिर लेवल अप हो गया है, और उसे पता चलता है कि उसके बेसिक स्टेट्स के साथ साथ उसकी एमपी भी अब बढ़ गई है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को यहाँ से मोटिवेट करने के लिए काफी है। वो डिसाइड करता है कि इन जैसे मॉन्स्टर्स को मारकर वो लगातार अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इन वुल्फ मॉन्स्टर्स के साथी भी यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से दूसरे सिल्वर वुल्फ मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए निकल पाता, उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि निकलने से पहले जोजो ने उसे कहा था कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर उनसे उनके दांत निकाल ले, जो एक सबूत की तरह माना जाएगा जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना काम खत्म करने के बाद जब वापस गांव लौटेगा तो इसके बाद सुकासा वही करता है जैसा उसे जोजो ने करने के लिए कहा था। और ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी उसे इस दुनिया के खतरों का एहसास हुआ है, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स या मैजिक टाइप की कोई भी चीज उसके पहले वाली दुनिया में नहीं थी। उसे लगता है कि उसे अगर सरवाइव करना है तो उसे अपनी जॉब चेंज वाली स्किल को मास्टर करना होगा, और यही एक रास्ता है उसके पास खुद को इस जंगली दुनिया में सुरक्षित रखने का।
लेकिन दोस्तों उन मॉन्स्टर्स को मारते वक्त उसने कुछ नोटिस कर लिया। उसका जब लेवल अप हुआ तो उसने नोटिस कर लिया कि उसके स्टैट्स तो बड़े ही बड़े, बट जो सबसे ज्यादा बड़ा वो था उसकी एमपी यानी माना पावर और आईएनटी यानी इंटेलिजेंस। तो उसे लगता है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि उसने उन मॉन्स्टर्स को एज अ सॉर्सरर हराया है। तो उसे लगता है कि अगर वो सॉर्सरर बनने के बजाय एज अ स्वॉर्ड्समैन हराता है तो हो सकता है कि उसके दूसरे स्टैट्स भी उतने इंक्रीज हो जाएंगे जितने ये हुए हैं। इससे क्या है कि वो अपने सभी स्टैट्स और अपनी हर एक स्किल के लेवल को बैलेंस कर पाएगा। और अपनी इस थियरी को साबित करने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। उससे पता चला कि दूसरे सिल्वर वुल्फ मॉन्स्टर्स यही उसी की तरफ आ रहे हैं और इस बार उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये समझाने के लिए काफी था कि इससे पहले उसने जिन भेड़ियों को हराया वो मोस्ट प्रोबेबली स्काउटिंग पार्टी होगी जो खाने की तलाश में इस एरिया की छानबीन करने के लिए आई होगी। सुकासा बिना वक्त गवाए उन मॉन्स्टर्स पर मैजिक का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देता है। वो देखता है कि इस बार उसका मैजिक अटैक पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जो हो सकता है कि उसके लेवल के बढ़ने की वजह से हो। मगर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इन भेड़ियों की संख्या पहले से भी ज्यादा है और वो मॉन्स्टर्स तेज भी हैं, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को उन पर अपना मैजिक इस्तेमाल करके निशाना साधने में दिक्कत हो रही है। और वैसे भी मैजिक स्पेल कास्ट करने में कुछ मिली सेकेंड्स का वक्त लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। तो फिर वो क्या करता है, वो तुरंत ही अपनी जॉब चेंज करता है एक स्वॉर्ड्समैन में, जिसका फायदा उसे यहाँ ये हुआ कि अब उसे मॉन्स्टर्स स्लो मोशन में आते हुए दिखते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो बिना वक्त गवाए उन सब को खत्म कर देता है। जब सब कुछ खत्म हुआ तो तब उसे एक बार फिर लेवल अप होने की घंटियां सुनाई देती हैं, जिससे वो ये कंफर्म करता है कि स्टैट्स का इंक्रीज होना पूरी तरह डिपेंड करता है सुकासा की जॉब पर। क्योंकि इस बार लेवल अप हो जाने के बाद जो इस बार सबसे ज्यादा बड़ा है वो है उसकी अटैक पावर और एबिलिटी, जिसे यहाँ एसटीआर और एजीआई करके रेफर किया गया है, जिसका मतलब यहाँ पर स्ट्राइक रेट हो सकता है। ये सब देखकर सुकासा थोड़ा मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो जानता है कि इसकी वजह से वो कंट्रोल कर पाएगा कि उसे किस समय अपनी कौन सी एबिलिटी या कौन सी स्किल इनहेंस करनी है। और उसके लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है क्योंकि वो अब यहाँ से अपने कैरियर को अपने मन मुताबिक शेप दे पाएगा। लेकिन उससे पहले वो अपनी स्किल्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जिसके लिए उसे यहाँ मॉन्स्टर ढूंढने होंगे। लेकिन जंगल में पूरे 1 घंटे तक घूमने के बाद भी उसे कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब यहाँ से उसे वापस गांव की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये अभी सही समय है जंगल के अंदर के हिस्सों को एक्सप्लोर करने का। और वैसे भी वो यहाँ जब चाहे आ सकता है, तो उसे सारा कुछ आज ही के दिन खत्म करना जरूरी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों वो जब मरे हुए मॉन्स्टर्स के पास गया तो उसे कुछ विचार आता है। उसे लगता है कि इन मॉन्स्टर्स के बाकी के बॉडी पार्ट्स भी हो सकता है कि कोई वैल्यू रखते हो। और उसने जब अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल किया तो तब उसे पता चलता है कि उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि डेफिनेटली इन मरे हुए मॉन्स्टर्स के बॉडी पार्ट्स की वैल्यू है। तो वो क्या करता है, वो सॉर्सरर में अपनी जॉब चेंज करने के बाद किसी साइकिक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके वो उन मॉन्स्टर्स की बॉडीज को हवा में लेविटेट कराते हुए वापस गांव की ओर चल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन मॉन्स्टर कार्कसिस का सही इस्तेमाल गांव वालों से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। हालांकि वो हंटर बन के ये काम भी कर सकता है, लेकिन उसे इन सब काम के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये काम उन पर ही छोड़ना चाहता है। फिर दोस्तों हम अगले पैनल में देखते हैं कि जोजो दौड़कर विलेज चीफ के पास आता है, ये कहते हुए कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके गांव की ओर बढ़ रहा है। जिसके बाद विलेज चीफ सभी गांव वालों को आदेश देता है कि वे सभी अपने अपने बच्चों को कहीं सुरक्षित छिपा लें। लेकिन दोस्तों जोजो जब वहां करीब गया तो तब वो देखता है कि उन बालों के पीछे हमारा प्रोटैगनिस्ट छिपा हुआ है। सडनली सुकासा को देखकर वो गाँव वाले डरकर वहां से दूर हट जाते हैं। लेकिन जब जोजो ने पूछा कि वो उन मॉन्स्टर्स को यहाँ क्यों लेकर आया और वो इन मॉन्स्टर्स को हवा में कैसे उड़ा रहा था, तो तब वो पूरी बात वहाँ जोजो और बाकियों को बता देता है, और ये भी कि विलेज चीफ के द्वारा मिला हुआ काम उसने अब पूरा कर लिया है। हालांकि वो बताता है कि उसने 13 मॉन्स्टर्स को हराया है, बट बदले में वो सिर्फ 11 मॉन्स्टर्स को ही वहां से वापस ले आ सका है, क्योंकि वो उन सभी मॉन्स्टर्स को अपने मैजिक के सहारे भी उठा नहीं पा रहा था। तो उसने बाकी के 2 मॉन्स्टर्स को वहीं पर कहीं पीछे छोड़ दिया है। जिसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें ये खुशखबरी देता है कि उसने उन भेड़िए मॉन्स्टर्स के पूरे पैक को ही नष्ट कर दिया है। और इसके बाद उसने उस एरिया की छानबीन भी की, ये अश्योर करने के लिए कि ये मॉन्स्टर्स दोबारा गांव पर हमला ना कर पाए। जिसके बाद वो सभी गांव वालों को ये आश्वासन देता है कि अब इस गांव पर मॉन्स्टर्स का कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सभी गांव वाले किस तरह से खुशियां मना रहे हैं, जिन्हें देखकर हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये एहसास हुआ कि उसने उनके लिए कितना बड़ा काम किया है और उनके गांव के लिए ये कितना जरूरी था। ओवरऑल सुकासा भी अपने काम से खुश होता है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर हंट में बहुत कुछ सीखा है, जो जाहिर है कि ये उससे अपने जीवन में आगे काम जरूर आएगा। जिसके बाद दोस्तों जोजो और विलेज चीफ हमारे मेन कैरेक्टर का सर झुकाकर शुक्रिया अदा करते हैं, जो देखकर सुकासा को वो वक्त याद आता है जब उसने कहीं किसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, जिसके बाद से ही उसके और बाकी एम्प्लॉयज के बीच के रिश्ते खराब हो गए थे।
हालांकि इसमें सुकासा का कोई भी दोष नहीं था। दरअसल वो एम्प्लॉयज तो उसके काम से जलने लगे थे, लेकिन इसमें सुकासा को भी फिर मजा आने लगा था, जिससे उसने भी खूब एंजॉय किया। लेकिन उसे कभी भी उसके काम के लिए किसी ने भी इतना शुक्रिया अदा नहीं किया जितना ये गांव वाले कर रहे हैं। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी इन सब की आदत नहीं है। दरअसल वो तो यहाँ इन लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर कहीं कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो टॉपिक चेंज करते हुए गांव वालों से कहता है कि वो इन मॉन्स्टर्स की बुचरिंग को उन पर छोड़ रहा है, जिसका कुछ गांव वालों ने भी बड़े पॉजिटिव अंदाज में जवाब दिया। विलेज चीफ सुकासा को पूछते हैं कि बुचरिंग के बाद वो इन मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स का क्या करने वाला है। तो तब सुकासा कहता है कि उसे सिर्फ इन मॉन्स्टर्स के फर चाहिए ताकि वो इनको मार्केट में आगे बेच सके, बाकी सारा माल चाहे तो गांव वाले रख सकते हैं। और दोस्तों ये सुनकर विलेज चीफ की एक बार फिर आंखें चमकने लगी, क्योंकि इन गांव वालों के लिए इस तरह इन मॉन्स्टर्स का फ्रेश मीट का मिलना बहुत रेयर होता है। इसके बाद दोस्तों गांव के बीचों बीच लोग खाना पकाना शुरू कर देते हैं। इस मौके पर वो लोग सभी को खाना पीना ड्रिंक्स सब कुछ ऑफर करते हैं, मानो जैसे कि कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो रहा हो। लेकिन थोड़ा सेलिब्रेट करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा थक गया था, तो वो विलेज चीफ की इजाजत मांगता है इस गांव में कुछ दिन और रहने के लिए, जिसका सम्मान करते हुए वो सुकासा को एक घर में लेकर जाते हैं उसके कमरे में, जहाँ वो जितने दिन रुकना चाहे रुक सकता है। जहाँ वो निर्णय लेता है कि वो आने वाले कुछ दिन तक इसी गांव में अपना बेस बना कर रहेगा, ताकि वो यहाँ रहकर अपना लेवल अप कर सके और इस दुनिया के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर सके, इस होप में कि अब तक उसके साथ सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी सब कुछ सही से चलेगा। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इस वक्त बाहर दोपहर हो रखी है और वो सोने के बाद उठा सीधे अगली सुबह को। पहले तो उसे लगा कि उसने तो सिर्फ कुछ ही घंटों की नींद पूरी की होगी, क्योंकि बाहर अभी भी रोशनी थी। और अब क्योंकि इस दुनिया में घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसे पता नहीं चल रहा है कि वहां पर इस वक्त कितने बजे हैं। सुबह सुबह जब विलेज चीफ आकर उसे उठाते हैं तो तब उसे पता चलता है कि वो कल दोपहर से ही सो रहा था। विलेज चीफ को भी लगा कि मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वो थक गया होगा, तो इसलिए उन्होंने भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को उठाने की जरूरत नहीं समझी। उसे रियलाइज होता है कि उसने कल से ही कुछ नहीं खाया, तो वो विलेज चीफ के द्वारा लाए गए ब्रेकफास्ट को खाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन फिर दोस्तों हम अगले पैनल में देखते हैं कि जब वो खाना खा रहा था तो तब हमें दिखता है कि उसके पीछे कोई उस वक्त खड़ा हुआ है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने जब पीछे मुड़कर देखा तो तब वहां पर कोई नहीं था। अब दोस्तों सिर्फ एक ही पैनल से आइडिया लगाना मुश्किल है, तो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है। हो सकता है कि इसके बारे में आगे चलकर कुछ रिवील हो, और इसका ऐसा सुकासा को भी नहीं है जिससे कि हमें पता चल सके कि वो कौन था। दोस्तों फिर विलेज चीफ हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सुकासा को उन भेड़ियों को हराने के लिए उसे उसका इनाम देते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 13 सिल्वर कॉइन्स थे। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इन कॉइन्स की वैल्यू से परिचित नहीं है, तो वो उनसे कुछ सवाल पूछता है करेंसी के रिगार्डिंग, जिसके बाद हमें अगले पैनल में पता चलता है कि इस दुनिया में कुल 5 टाइप की करेंसी चलन में है। आयरन कॉइन, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और बड़े वाले गोल्ड कॉइन्स, जिनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है। आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यानी इस वक्त सुकासा के पास जो 13 सिल्वर कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यू जापानीज करेंसी के मुताबिक बनती है 13,000 येन, यानी हर एक सिल्वर कॉइन 1,000 येन का। विलेज चीफ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को हर एक भेड़िया मॉन्स्टर को मारने के लिए एक सिल्वर कॉइन दिया है, जो एक स्टैंडर्ड रेट है। और ये रेट्स वगैरह सेट करते हैं इस दुनिया के गिल्ड्स, जो हर एक मॉन्स्टर के लिए अलग अलग होता है। हालांकि हर एक गिल्ड के हर मॉन्स्टर के रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है उस एरिया या उस रीजन के ऊपर। यानी समझो जिस एरिया में एक टाइप के मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पाए जाते होंगे, तो उस एरिया में उस टाइप के मॉन्स्टर के रेट कम होंगे, और जो मॉन्स्टर बहुत कम पाए जाते होंगे उनके रेट्स ज्यादा होंगे। ये तो मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया है। हालांकि विलेज चीफ चाहे तो इस जानकारी का फायदा उठाकर वो हमारे मेन कैरेक्टर को लूट भी सकते हैं कम पैसे देकर, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके गांव की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और हो सकता है कि फिर भविष्य में कोई भी फिर उनकी मदद करने ना आए। तो इसलिए जो कुछ भी था विलेज चीफ ने सब कुछ सही सही बता दिया, जिसके बाद विलेज चीफ हमारे प्रोटैगनिस्ट को 50 कॉपर कॉइन्स ऊपर से देते हैं। ये उस मॉन्स्टर मटेरियल के लिए जो सुकासा अपने साथ लेकर आया था। विलेज चीफ माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने बैटल डैमेज की वजह से जो मटेरियल को नुकसान हुआ था वो भी उन्होंने इसी प्राइस में एडजस्ट कर लिया है। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर तो कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इन मॉन्स्टर्स के मटेरियल के पैसों को तो कभी गिना ही नहीं था, और वैसे भी इस दुनिया में आने के बाद इन्हीं लोगों ने हमारे प्रोटैगनिस्ट की सारी मदद की है, तो वो इनसे अपने अच्छे संबंध खराब नहीं करना चाहता है। तो वो विलेज चीफ से कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो इस बात को भली भांति समझ सकता है। मगर दोस्तों विलेज चीफ और हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरेक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता है। वो सुकासा से कहते हैं कि उन्हें एक बार फिर उसकी मदद की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से भेड़ियों की अटैक की वजह से उनके गांव के कुछ लोग जख्मी हो गए हैं, तो उन्हें मेडिसिन बनाने के लिए कुछ फूल पौधे चाहिए जो उन मरीजों को हील करने और उनके कंकशन को ठीक करने में काम आती है।
दोस्तों ये वही डोजल नाम के पौधे हैं जिनको हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इकट्ठा किया था इससे पहले। हालांकि वो उन जख्मी गांव वालों को प्रीस्ट में जॉब चेंज करके तुरंत ही हील कर सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वो फिर ओवर हो जाएगा, सिंस यहाँ गांव वालों में से किसी को भी उसके जॉब चेंज वाली स्किल के बारे में नहीं पता है। तो फिर सुकासा तुरंत ही अपने पास रखे हुए पौधों को विलेज चीफ को दे देता है, जिसे विलेज चीफ ने भी बड़े हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद वो उसे अपोथिकेरी ले जाते हैं जहाँ इन पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों फिर अगले पैनल में हम किसी बुढ़िया को देखते हैं जो उनसे कह रही है कि वो बिना डोजल हर्ब के दवाइयाँ नहीं बना सकती। दोस्तों इस कैरेक्टर का नाम है गेरडा, जो इस गांव में दवाइयाँ बनाने का मेन काम करती है। हालांकि इसके पास अपोथिकेरी की जॉब नहीं है, बट विलेज चीफ कहते हैं कि इसके पास इस प्रोफेशन का अनुभव जरूर है। जिसके बाद गेरडा उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करती है और हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे फूल पौधे और जड़ी बूटियों का भंडार सजा हुआ है, जिनमें से हमारे मेन कैरेक्टर को अलग अलग महक भी आ रही थी। जब सुकासा ने डोजल पौधे गेरडा को दिया तो तब वो खुश हो गई, क्योंकि वो बताती है कि इस तरह के दिखने वाला एक दूसरा पौधा भी आता है, लेकिन वो इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। मीनवाइल हमारे प्रोटैगनिस्ट के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो गेरडा से कहता है कि वो बिना जॉब के अपोथिकेरी वाले काम कैसे कर पा रही है, जिसका वो गुस्सा होते हुए जवाब देती है कि अगर किसी के पास किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस हो या वो शख्स वो काम करना जानता हो तो वो कोई भी काम कर सकता है, अगर उस व्यक्ति में कुछ सीखने की इच्छा है तो। जिसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ तो गया, लेकिन वो एक बार फिर पूछता है कि एक जॉब होना और ऐसे ही सीखने में क्या फर्क है। तो तब वो जवाब देते हुए कहती है कि जॉब होने का मतलब है कि वो व्यक्ति उस जॉब को बड़े एफिशिएंसी के साथ कर सकता है, जैसे मानो वो काम उसके लिए नेचुरल हो। जबकि दूसरी तरफ उसी व्यक्ति को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है सारी चीजों को परफेक्टली सीखने के लिए, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती। यानी अगर इस बात को समराइज करें तो एक जॉब होल्डर उस जॉब की इंफॉर्मेशन को ग्रेटली ऑप्टिमाइज करके अपने काम को इनहेंस कर सकता है। दोस्तों गेरडा से ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करके वहां से जाने ही वाला था कि गेरडा उसे रोक देती है, ये कहकर कि उसे यहाँ इन मेडिसिन को बनाने में उसकी मदद चाहिए। और यह सुनकर विलेज चीफ भी वहां से कल्टी मार लेता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये कहकर कि उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट पर पूरा भरोसा है कि वो मन लगा के काम करेगा। और फिर दोस्तों गेरडा हमारे प्रोटैगनिस्ट से वो सारे काम कराती है जो वो खुद भी बड़ी मुश्किल से कर सकती है, यानी सारे हर्बल्स को मिक्स करना या उन्हें लिक्विफाई करना। उन सारे कामों को अगर हम मजदूरी भी कहेंगे तो यहाँ पर गलत नहीं होगा, लेकिन ये सब एसेंशियल है मरीजों की दवाइयाँ बनाने के लिए। मगर जब सुकासा थक हार कर बैठ गया तो तब वो डिसाइड करता है अपनी जॉब को अपोथिकेरी में चेंज करने का। और फिर दोस्तों जॉब चेंज करने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट की अंडरस्टैंडिंग्स, उसका वर्क फ्लो, उसका एक्शन सब कुछ बदल गया, जिसे देखकर गेरडा भी इम्प्रेस हो गई। लेकिन जब दोस्तों उसने गेरडा की मदद करने के लिए उन जड़ी बूटियों को सुखाना चाहा तो तब वो गेरडा इम्प्रेस से ज्यादा शक्की हो गई, क्योंकि अब तक हमारे मेन कैरेक्टर ने सभी गांव वालों को यही बता कर रखा है कि वो एक सॉर्सरर है, जबकि किसी भी सॉर्सरर के पास इन जड़ी बूटियों को सुखाने का मंत्र नहीं होता है और ना ही वो ये काम कभी जिंदगी में कर सकते हैं। तो तब वो सुकासा से पूछती है कि उसने ये कैसे किया। और फिर दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि उसके पास जॉब चेंज करने वाली स्किल है, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी जॉब का चुनाव कर सकता है। और दोस्तों ये सुनकर उस बुढ़िया का माथा भी खनक गया, क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपने 100-200 साल के करियर में आज तक उसने कभी नहीं सुना। क्योंकि एक जॉब वो होती है जिसके साथ यहाँ पर इस दुनिया में लोग पैदा होते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी अपनी जॉब खुद चुनने का कभी अवसर नहीं मिलता है। हालांकि इस दुनिया के लोगों ने कुछ ऐसे जीनियसिस को भी देखा है जो अपने अपने जॉब्स के पिनेकल पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी के लिए भी बीच में ही जॉब चेंज करना या बार बार जॉब चेंज करते रहना फंडामेंटली इम्पॉसिबल है। दोस्तों फिर थोड़ी देर तक हमारे प्रोटैगनिस्ट पर चिल्लाने के बाद जब वो शांत हुई तो तब वो सुकासा को बताती है कि उसे अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल बड़े ही ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है और शायद उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो इस बात को छिपा कर रखे। वो कहती है कि अपोथिकेरी का टाइटल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जॉब वाले लोग युद्ध के समय बहुत काम आते हैं, यानी वो एक वैल्यूएबल एसेट है इस दुनिया के लिए, जिसका उसे ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब जाके हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चला कि ये कितनी सीरियस बात है, क्योंकि उसने अब तक इन सभी चीजों को एक गेम की तरह ही देखा है। उसे अब जाके ये एहसास हुआ है कि ये स्किल्स एक एक्सक्लूसिव स्किल हो सकती है जो शायद हो सकता है कि दूसरी दुनिया से आए लोगों को ही मिलती होगी। जिसके बाद सुकासा मुस्कुराते हुए गेरडा की बातों को नकारने की कोशिश करता है, लेकिन गेरडा समझ सकती है कि हमारा मेन कैरेक्टर हो सकता है एक स्पेशल केस हो। तो वो क्या करती है, वो सुकासा को अपनी स्टोरेज दिखाती है, ये कहकर कि उसे हर वो एफर्ट डालनी होगी अपनी अपोथिकेरी के लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो दुनिया है जहाँ हर कदम पर इंसानों को खतरों का सामना करना होता है। उसके पास नॉलेज होगी तभी वो दवाइयाँ बना पाएगा, जो किसी के लिए भी एक सम्मान की बात होती है। और फिर वो सुकासा को बहुत सारी चीजें देकर काम पर लगा देती है। अब क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट जान गया है कि वो इस बुढ़िया से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, तो वो भी फिर अपने काम पर लग जाता है।
दोस्तों सुकासा को इस दुनिया में कदम रखे अब 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। वो हर रोज जंगल में जाकर गांव वालों के लिए शिकार करके उनका हाथ बटाता है। अब क्योंकि भेड़िए टाइप के मॉन्स्टर्स गांव वालों को परेशान करने के लिए वहां मौजूद नहीं है, तो उनकी जिंदगी करीब करीब शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है गैडा। गैडा सुकासा से ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसा तुम सबके बॉस तुम्हारे साथ करते हैं। गैडा के एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को मजबूर कर दिया जंगल में हर रोज जाकर एक शिकारी की जिंदगी जीने के लिए। और ऑब्वियसली ये सब भी सुकासा को पसंद नहीं था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो तो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सब कुछ सीखना चाहता है। लेकिन उसे किसी ने ये नहीं बताया कि सीखने के लिए उसे सबसे पहले मजदूरी करनी पड़ेगी। जोजो और उसके कुछ दोस्त सुकासा को इनवाइट करते हैं शिकार पर जाकर उनकी मदद करने के लिए। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शिकार करने में उन्हें परेशानी हो रही है और अब तो वो भेड़िए भी वहां पर नहीं है, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या है जो उन मॉन्स्टर्स को बाहर आने से रोक रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंटर बन के उस आसपास के इलाके की छानबीन करता है। वो नोटिस करता है कि उनके बिछाए गए जाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है कि सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स ने अपना इलाका बदल दिया हो। लेकिन सुकासा किसी वजह से महसूस कर सकता है कि यहाँ के जानवरों में और उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स में बेचैनी बढ़ गई है, जिसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो है नए मॉन्स्टर्स का इस जंगल में दाखिल होने की कोशिश करना। जिसके बाद सुकासा जोजो और बाकियों को चेतावनी देता है कि वो लोग जंगल के इस इलाके से दूर रहें, एटलीस्ट कुछ वक्त तक के लिए। जिसके बाद वो बाकियों को वापस गांव भेज देता है ताकि वो खुद ही जंगल के एरिया को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जोजो या और भी कोई गांव का उसकी वजह से किसी खतरे में पड़े। अगले पैनल से हमें पता चलता है कि सुकासा अब तक 8 बार लेवल अप हो चुका है, जिसमें 5 लेवल तो अकेले सुकासा के हंटर जॉब का है। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके लिए आगे और लेवल अप करना मुश्किल होता जा रहा है। तो वो कंफ्यूज है ये सोचकर कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब उसे इस गांव को छोड़कर आगे कहीं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में निकल जाना चाहिए। फिर दोस्तों जंगल से लौटने के बाद जब वो वापस गांव में आया तो तब वो देखता है कि इस वक्त गांव कुछ ज्यादा ही चहक रहा है। जोजो के द्वारा उसे पता चलता है कि मर्चेंट्स और पैडलर्स की टोली घूमते घुमाते यहाँ इस गांव में आकर रुकी है। दोस्तों ये हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए बिल्कुल सही मौका लगता है इस गांव को टाटा गुड बाय बोलने का, क्योंकि ये वो मर्चेंट्स हैं जो गांव गांव घूमकर अपनी चीजें बेचते हैं। यानी इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी इस गांव में तो कभी उस शहर में, वो लगातार घूमते ही रहते हैं। सुकासा को भी लगता है कि उसकी किस्मत शायद उस पर मेहरबान हो रही है, क्योंकि उसने सिर्फ थोड़ी देर पहले ही इस गांव से निकलने के बारे में सिर्फ सोचा ही था। वो जंगल से लाया हुआ अपना सारा सामान जोजो को थमा देता है और चला जाता है इस टोली के लीडर से मिलने के लिए। लीडर से मिलने के बाद वो उससे इस बारे में बात करता है, जिसके जवाब में लीडर कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बदले में वो चाहता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट रास्तों में उन्हें और उनके सामानों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले। यानी बेसिकली वो सुकासा को एज अ गार्ड अपॉइंट करना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो गया ये बात सुनकर, क्योंकि उसने अब तक उन्हें नहीं बताया था कि वो एक जॉब होल्डर है, और वो जानता है कि वो लीडर ऐसा बंदा तो बिल्कुल नहीं होगा जो किसी अरे गहरे को एज अ गार्ड अपॉइंट करना चाहे। वो समझ गया है कि यहाँ आकर इन मर्चेंट्स को गांव वालों की वजह से उसके बारे में पता चल गया होगा, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा इंप्रेस हो गया। सुकासा उस लीडर की बात को मान लेता है और राजी हो जाता है उनका गार्ड बनने के लिए। जिसके बाद वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि वो परसों सुबह सुबह निकल जाएंगे रासेल शहर की ओर। और दोस्तों ये बात चीज जोजो भी वहाँ खड़े खड़े सुन लेता है। पहले तो वो थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन फिर एक सपोर्टिव भाई का किरदार निभाते हुए वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। दरअसल उसने जोजो को ये कहकर मना लिया कि वो आगे और दुनिया देखना चाहता है ताकि वो और भी ताकतवर बन सके। वहां से निकलकर सुकासा विलेज चीफ से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें भी बताता है कि उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। सुकासा माफी मांगते हुए कहता है कि उन्होंने उसका बहुत साथ दिया है, जिसके लिए वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। लेकिन विलेज चीफ सुकासा को कहते हैं कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बदले में उसने भी बहुत कुछ किया है उनके इस छोटे से गांव के लिए, बल्कि उल्टा उन्हें सुकासा का शुक्रगुजार होना चाहिए यहाँ तक उनका साथ देने के लिए। फिर दोस्तों वो गैडा से मिलने के लिए जाता है और उस बुढ़िया को भी बताता है कि वो परसों फाइनली गांव से जा रहा है। और हमें पता चलता है कि सुकासा की अपोथिकेरी वाली जॉब का लेवल उसके बाकी जॉब के लेवल से कहीं ज्यादा हो गया है, एंड ऑल थैंक्स टू गैडा, क्योंकि गैडा ने ही जबरदस्ती उसके भेजे में सारा ज्ञान भरा है। सुकासा का मानना है कि जो ज्ञान इस वक्त गैडा के पास है उससे वो किसी भी अपोथिकेरी जॉब होल्डर को टक्कर दे सकती है। दोस्तों इससे पता चलता है कि सुकासा गैडा की बातों को भूला नहीं है। वो समझ सकता है कि गैडा ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त इसी ज्ञान को हासिल करने में लगाया होगा, और वो खुशनसीब है कि उसकी अपोथिकेरी वाली जॉब की वजह से वो सारा ज्ञान धीरे धीरे अब उसे भी प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए वो गैडा का शुक्रगुजार है। लेकिन फिर गैडा सुकासा से कहती है कि अभी भी कुछ वक्त बचा है उसके पास यहाँ से जाने के लिए, तो वो चाहती है कि इस बचे हुए वक्त का सदुपयोग करते हुए जितना हो सके उतना ज्ञान वो सुकासा के भेजे में भरना चाहती है।
अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सुकासा के पास अपना कुछ भी लगेज वगैरह नहीं है पैक करने के लिए, तो उसके पास जरूरत से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। तो इसी का फायदा उठाते हुए वो गेडा के सामने जरा सा भी विरोध करे बगैर वो उस बुढ़िया की बात को मान लेता है। और हमें पता चलता है कि गेडा ने आखिरी मिनट तक हमारे प्रोटैगनिस्ट को रोके रखा था, ताकि वो जितना हो सके उतना अपोथिकेरी और उसके जॉब के बारे में जो कुछ भी है वो सब उसे सिखा सके। और फिर दोस्तों अगले पैनल में हम देखते हैं कि सारे गांव वाले सुकासा से एक आखिरी बार मिलने के लिए आ पहुंचे हैं। वो सुकासा से कहते हैं कि अगली बार फिर से जब उनकी मुलाकात होगी तो वो चाहते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आए, क्योंकि एक यही वजह है जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। जिसके बाद सभी गांव वाले हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश है कि इस नई फैंटेसी दुनिया में वो सबसे पहले इन गांव वालों से मिला जिन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया। मगर फिर दोस्तों थोड़ी दूर जाने के बाद सुकासा महसूस कर लेता है कि कुछ भेड़िए मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं, और शायद ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने जंगल में अपना आतंक मचाया हुआ था, जिसका असर उन गांव वालों की रोजाना जिंदगी पर पड़ रहा है। वो तुरंत ही लीडर से कहता है कि रुकने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से उन सबको खत्म कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक एक कर सभी मॉन्स्टर्स को अपने मैजिक के जरिए मार देता है। वो लीडर सुकासा से कहता है कि अगर वो चाहें तो वो थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, ताकि सुकासा उन मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स को खुद के लिए ले सके। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इस छोटे से इनाम के बदले में उन मर्चेंट्स का कीमती वक्त गंवाना नहीं चाहता है, बल्कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, ताकि वो दुनिया भर का एक्सपीरियंस हासिल कर सके ताकतवर होने के लिए। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि सुकासा बाकी के मर्चेंट्स के साथ रसेल शहर पहुंच गया है, लेकिन गेट पर पहुंचते ही वो नर्वस हो गया, क्योंकि वो देखता है कि वहां अंदर जाने से पहले वहां पहरा दे रहे गार्ड्स उन सबके पास से उनका किसी तरह का पहचान पत्र मांगते हैं, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास नहीं है। लेकिन लीडर कहता है कि इस दुनिया में उनका स्टेटस प्लेट ही उस इंसान का पहचान पत्र समझा जाता है। और इतना ही नहीं, स्टेटस प्लेट दिखाने के साथ साथ हर किसी को शहर में घुसने के लिए एक सर्टेन अमाउंट देनी पड़ती है टोल फी के रूप में। लेकिन जब सुकासा ने पूछा कि कुछ लोग तो बिना टोल फी दिए ही अंदर जा रहे हैं, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गिल्ड अफिलिएटेड एडवेंचरर्स को टोल फी देने की जरूरत नहीं होती, एंड दैट सेम गोज फॉर मर्चेंट्स गिल्ड। यानी उन्हें गेट पर सिर्फ गिल्ड कार्ड दिखाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी सभी गिल्ड्स के पास उन हर एक एडवेंचरर्स का और मर्चेंट्स का डेटा पहले से ही मौजूद होता है। ये वो डेटा है जो वो लोग देते हैं किसी भी गिल्ड के साथ खुद को रजिस्टर करने से पहले। यानी जो गिल्ड के साथ काम करते हैं उनको पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि जो भी शख्स सुकासा की स्टेटस प्लेट को देखता है उसे सिर्फ वही जॉब दिखाई देती है जो जॉब उसने उस वक्त रखी होगी। यानी उसने अभी अपनी जॉब को सॉर्सरर मोड पर रखा हुआ है, तो उसने गेटकीपर को जब अपनी स्टेटस प्लेट दिखाई तो उसे सुकासा का जॉब के रूप में सिर्फ सॉर्सरर ही दिखाई दिया होगा, जिससे कि उसे ये पता चल जाता है कि उसकी जॉब चेंज वाली स्किल बाकियों को सिर्फ तभी पता चल पाएगी जब वो खुद दूसरों को बताना चाहेगा तो। और ये बात उसने बार बार उस बुढ़िया से कंफर्म भी कर रखी है। आप लोग चाहें तो इतना पॉज करके पढ़ सकते हैं। वो जब गेटकीपर से कहता है कि वो इस शहर में एक एडवेंचरर बनने के लिए आया है, तो तब गेटकीपर थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि एक जॉब होल्डर का एडवेंचर बनना इस दुनिया में उतना ही रेयर है जितना इस वक्त एक ढंग की जॉब ढूंढना जहां आपको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। लेकिन फिर भी वो गार्ड सुकासा का इस शहर में नागरिक के रूप में स्वागत करता है। हम देख सकते हैं कि सुकासा कितना एक्साइटेड है इस दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर सुकासा का ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, यानी सारे प्रोफेशंस में मास्टरी हासिल करना, ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके। वो इस फैंटेसी दुनिया में है तो क्या हुआ, वो मानता है कि हर एक को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, और उसमें भी अगर मॉन्स्टर्स को हराना हो तो बात ही क्या। फिर दोस्तों वैगन से उतरते ही वो मर्चेंट लीडर सुकासा को कुछ पैसे देता है उसकी सर्विसेज के बदले में, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन सुकासा एडवेंचर गिल्ड में कदम रखने से पहले दरवाजे के आसपास अपना हाथ फेरता है, ताकि वो देख सके कि यहाँ के गिल्ड के लोग अपनी कॉर्पोरेशन वाली बिल्डिंग को कितना क्लीन रखते हैं। सुकासा का ये पहला इंप्रेशन है किसी गिल्ड का। वो मानता है कि साफ सुथरे एंट्रेंस का होना दर्शाता है कि गिल्ड के लोग यानी यहाँ के एम्प्लॉयज कितने ट्रस्टवर्दी होंगे। सुकासा के फिर मुलाकात होती है गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट से, जिसका नाम है लूसिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि वो एज एन एडवेंचरर खुद को यहाँ रजिस्टर करने के लिए आया है, जिसके बाद वो सुकासा से रजिस्ट्रेशन फी और उसकी स्टेटस प्लेट मांगती है प्रोसीजर के लिए। लेकिन दोस्तों लूसिया को जब पता चला कि सुकासा एक जॉब होल्डर सॉर्सरर है, तो तब वो उसे कहती है कि उसे और कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है ना कि जब कोई नया बंदा यहाँ रजिस्टर करने के लिए आता है तो उसे गिल्ड को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे कि उसका लेवल क्या है, उसके पास क्या क्या एबिलिटीज हैं, या उसकी कितनी उम्र है वगैरह वगैरह, और ये सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करना होता है। बट अब जबकि हमारा मेन कैरेक्टर एक जॉब होल्डर है, तो वो कहती है कि उसे किसी भी चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो बस सिर्फ उसकी स्टेटस प्लेट के जरिए ही उसका रजिस्ट्रेशन कर सकती है।
वो सुकासा को कोई मैजिक डिवाइस दिखाते हुए कहती है कि उसे बस अपनी स्टेटस प्लेट को इसके अंदर रखना है। प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद उसका गिल्ड कार्ड अपने आप इसी मैजिक बॉक्स के थ्रू उसे मिल जाएगा। जिसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि कैसे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक गिल्ड कार्ड के रूप में मटेरियलाइज होकर उसे मिलती है। कार्ड मिलते ही लूसिया हमारे प्रोटैगनिस्ट को बड़े इंथुजियाज्म से कहती है कि गिल्ड रैंक्स को 7 लेवल में डिवाइड किया गया है, यानी F टियर से लेके S टियर तक, जैसा कि हमने नॉर्मली बहुत सारी एनिमे या मांगा में अब तक देखा है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि S रैंक सबसे हाईएस्ट रैंक है जिसमें अब तक सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग ही शामिल हो पाए हैं, और वो सारे के सारे जॉब होल्डर्स हैं। यानी फॉर एग्जांपल ड्रैगन नाइट टाइलन या बीस्ट टेमर ओडोनी, ये दोनों एस रैंक एडवेंचरर्स हैं। वैसे होली नाइट स्टेफिया भी सेम लेवल की है, लेकिन वो एडवेंचरर नहीं है, वो एक होली नाइट है। यानी वो होली नाइट वाली कैरेक्टर भी एक एस रैंक एडवेंचर के लेवल की है। लेकिन सुकासा को फिलहाल इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी जस्ट रजिस्टर किया है, तो उसका स्टार्टिंग लेवल अभी लो है। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल उसे अपने एडवेंचर वाले रैंक को बढ़ाने पर फोकस करना होगा, और एक एडवेंचर का रैंक क्या होगा वो भी गिल्ड ही डिसाइड करेगा, जो पूरी तरह निर्भर करता है उस एडवेंचर की काबिलियत पर। यानी गिल्ड के पास ही सारी पावर है किसी भी एडवेंचर के रैंक को बढ़ाने या कम करने का। यानी सुकासा उसे दिए गए एडवेंचर वाले काम को कैसे पूरा करता है, कितने टाइम में पूरा करता है, या उसके पास कितनी काबिलियत है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि गिल्ड को उस एडवेंचर का रैंक बढ़ाना है या घटाना है। हालांकि लूसिया कहती है कि अगर उसे कोई बड़ा कमीशन चाहिए तो उसे काम भी बड़ा ही करना होगा, लेकिन उस काम को उठाने के लिए भी सुकासा को एक पार्टी की जरूरत होगी, क्योंकि तभी ही गिल्ड डिसाइड करेगा कि सुकासा को हायर लेवल के कमीशन जॉब्स करने चाहिए या नहीं। दोस्तों, लूसिया की सारी बातें सुनने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एडवेंचर गिल्ड को किसी एजेंसी के साथ कंपेयर करने लगता है, जो किसी थर्ड पार्टी की तरह काम करती है, किसी टाइप के एजेंट्स की तरह, जो अपने क्लाइंट्स को सप्लायर्स के साथ कनेक्ट करता है। सुकासा फिर तुरंत ही अपना सर झुकाकर लूसिया का आभार व्यक्त करता है, जिसे देखकर पता नहीं क्यों वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। जब हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इसकी वजह पूछी तो तब वो बताती है कि सुकासा एक जॉब होल्डर होने के बावजूद भी वो उससे बड़ी नरमी से पेश आया, जिसे देखकर ही वो थोड़ा सरप्राइज हो गई। और दोस्तों, ये सुनकर सुकासा भी कहीं कहीं सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक जॉब होल्डर इतना महत्व रखते होंगे कि लोग उनके खराब बर्ताव करने के बावजूद भी उन्हें सहन करते होंगे। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, वो समझ सकता है कि इस दुनिया में एज ए जॉब होल्डर पैदा होना उन्हें ऑटोमेटिकली एक काबिल इंसान बना देता है, जिसकी वजह से इंसान फिर खुद को दूसरों से बेहतर समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन खैर, इससे हमारे मेन कैरेक्टर को क्या, वो तो बस यहाँ इसलिए आया है ताकि वो बिना टॉल फी दिए अपनी जिंदगी अपनी स्किल्स को समझने में गुजार सके। जिसके बाद दोस्तों, सुकासा गिल्ड बोर्ड पर एक नजर डालता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि एडवेंचरर्स किस किस टाइप की जॉब्स करते हैं। उसे वहां पर बहुत सारी जॉब रिक्वेस्ट दिखती है, जिसमें मॉन्स्टर हंटिंग, जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, रास्ते वगैरह साफ करना जैसे काम शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, एक जॉब उसे ऐसी दिखी जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो देखता है कि किसी बुढ़िया ने गिल्ड के एडवेंचरर्स के लिए एक रिक्वेस्ट रखी है, जो एक्सेप्ट करने के लिए उस एडवेंचरर का एटलीस्ट सॉर्सरर लेवल 80 का होना जरूरी है। दोस्तों, ये एक ए रैंक मिशन है, जिसे पूरा करने पर उसे यहाँ पर देखो 5 के बाद 10 जीरो लगे हुए हैं, तो उसे इतने मिलेंगे। सुकासा ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एडवेंचरर इतना सारा कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक ही जॉब से। और ये तो सिर्फ एक ही है। वो देखता है कि ऐसे कई सारे और भी जॉब्स हैं जो इस बोर्ड पर लगे हुए हैं, जिसे देखकर सुकासा बहुत एक्साइटेड हो गया। वो डिसाइड करता है कि कल से वो अपने इस एडवेंचर बनने के करियर की शुरुआत करेगा, और वो जितने हो सके उतने काम करेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और अपने करियर पर फोकस कर सके। फिर दोस्तों, सुकासा अपने लिए एक लॉजिंग ढूंढने निकल जाता है। दरअसल उसे मर्चेंट लीडर ने पहले ही एक लॉज सजेस्ट कर रखी है, ये कहकर कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही क्यूट है और यहाँ पर उसे अगर चाहे तो प्राइवेसी भी मिल जाएगी, जिसका सुकासा ने कुछ ऐसा मतलब निकाला था। फिर दोस्तों, जब हमारा मेन कैरेक्टर उस लॉज में पहुंचता है तो तब वो देखता है कि एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची आकर उसका स्वागत कर रही है। दोस्तों, इस बच्ची का नाम है नोला, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इंसान नहीं है। नोला को देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जैसे कि उस मर्चेंट लीडर ने कहा था यहाँ का स्टाफ बहुत ही क्यूट है, तो वो उस लीडर पर नाराज नहीं है। सुकासा उसे पूछता है कि यहाँ पर रूम्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं, जिसके बाद वो वहां पर अपने लिए 1 हफ्ते तक का लॉजिंग बुक कर देता है। रजिस्टर वगैरह साइन करने के बाद नोला उसे अपना कमरा दिखाने ले जाती है, और उसी वक्त सुकासा उसे ये भी बताता है कि उसे यहाँ उस मर्चेंट लीडर ने भेजा है, जो सुनकर वो खुश हो गई और कहती है कि इसके बदले में वो उसे थोड़ा डिस्काउंट भी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ये रूम उसने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और स्पेशियस है। यहाँ तक कि पहले वो जिस अपार्टमेंट में रहता था ये रूम उससे भी बड़ा निकला, जिसकी वजह से वो यहाँ थोड़ा सरप्राइज है। नोला कहती है कि वो सभी कमरों को हर रोज बारीकी से साफ करती है,
अब क्योंकि दोस्तों किसी बीस्टमैन के सेंसेस एक आम इंसान के सेंसेस से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो सुकासा को यहाँ ये लगा कि उनका नेचर ही ऐसा होगा, क्योंकि वे तुरंत ही किसी भी महक को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं। फिर सुकासा नोला से पूछता है कि यहाँ पर पब्लिक बाथ हाउस है या नहीं, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो पिछले एक हफ्ते से ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उसे डाउट होता है कि ऐसे में वो बड़ा ही गंदा महक रहा होगा। हालांकि सफर के दौरान वो हर रोज मैजिक की मदद से गर्म पानी का इस्तेमाल करके खुद को साफ रखने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो चाहता है कि इस बार ढंग से थोड़ा रिलैक्स होते हुए उसे नहाने का मौका मिले। तो तब नोला उसे बताती है कि यहीं पास ही में एक पब्लिक बाथ हाउस है, जहाँ पर तरह तरह की प्रजाति के लोग अक्सर नहाने आते रहते हैं। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि सुकासा नोला के कहने पर किसी पब्लिक बाथ हाउस में आया हुआ है, जो लगभग एक किले जितना बड़ा होगा। ये बाथ हाउस इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक बार में करीब 100 लोग एक साथ नहा सकते हैं। सुकासा देखता है कि यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग साइंस लगे हुए हैं, जो इस बाथ हाउस के अलग अलग सेक्शन को दर्शाते हैं। यानी बड़े साइज के लोगों के लिए डीप वाटर वाले पूल हैं, तो पिक्सेस जैसे छोटे साइज के लोगों के लिए छोटे पूल हैं, और यहाँ तक के बॉनो के लिए भी अलग सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर ऑब्वियसली पानी थोड़ा कम होता है। वो देखता है कि उसके साथ बैठे लोग अपने शरीर पर और अपने बालों पर कोई चीज लगाकर खुद को साफ कर रहे हैं। जब उसने अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल किया, तो तब वो देखता है कि जो चीज वो लोग लगा रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि शैम्पू और साबुन है, जो अक्सर बाल धोने या शरीर पर लगाने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। खुद को पूरी तरह से धोने के बाद वो फिर गर्म पानी के लिए दूसरे बाथ में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि ऑलरेडी एक मस्कुलर बंदा वहां पर आराम से बैठा हुआ है। बट जब उसने पानी के टेम्परेचर को चेक किया, तो तब उसे पता चला कि पानी बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन फिर भी वो खुद को मर्दाना दिखाने के लिए वहां पर उस बाथ टब में घुस गया, ये जानते हुए भी कि वो इस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। लेकिन जब दोस्तों उस बंदे ने सुकासा की जली हुई शक्ल देखी, तो तब वो उसके सामने देखते हुए किसी बटन की ओर इशारा करता है। सुकासा ने जब उस बटन को दबाया, तो तब उसे पता चला कि यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके ही पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, और उस फवारे से जो पानी निकला उसमें भी मैजिक की प्रॉपर्टीज मौजूद थी, जिसकी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट उस जलते हुए गर्म पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाया। ये सब उसे कम लग रहा था, तो इसके बाद फिर वो जेट बाथ में नहाने जाता है, और हम देख सकते हैं कि वहां पर एक साइन भी लगा हुआ है, जिसके मुताबिक ये जेट बाथ सिर्फ बड़े प्रजाति के लोगों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। और इस पैनल को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का क्या हाल हुआ होगा। फिर पूरी रात आराम करने के बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है, जहां वो देखता है कि वहां पर पहले से ही एक कस्टमर है, जो नोला पर खराब सर्विसिंग के लिए उस पर चिल्ला रहा था। लेकिन नोला के पिता उस कस्टमर को ठिकाने लगा पाते उससे पहले ही सुकासा अपनी जॉब चेंज करके उसे किसी तरह चुप करा देता है। खाना वगैरह खाने के बाद वो फिर दौड़ कर गया एडवेंचर गिल्ड में, जहां वो देखता है कि सारे एडवेंचरर्स एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, और गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट वहां पर सिर्फ खड़े होकर सारा कुछ देख रही है। जब सुकासा ने इस भसड़ की वजह पूछी, तो तब लूसिया बताती है कि ये आज का नहीं है, ऐसा माहौल उसे सुबह सुबह हर रोज देखने को मिलता है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि गिल्ड के लिए सारी जॉब रिक्वेस्ट हर रोज सुबह सुबह बोर्ड पर लगाई जाती हैं, और ये लोग यहाँ आकर मारामारी इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिले जो इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे ऑफर करते हो। जिसके बाद लूसिया हमारे मेन कैरेक्टर को एक जॉब सजेस्ट करती है। वो कहती है कि ये रिक्वेस्ट अभी अभी आई है, जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को डोजल पौधे जमा करने होंगे। सुकासा ने जब पूछा, तो तब वो बताती है कि ये पौधे इस शहर के आसपास मिलने मुश्किल हैं, जिस वजह से इनकी डिमांड हर रोज लगातार बढ़ती जा रही है। अब जबकि इनकी सप्लाई शहर में कम होती है, तो गिल्ड अवारनवार ऐसी रिक्वेस्ट को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि शहर की डिमांड को पूरा किया जा सके। शहर में डोजल पौधे की कमी को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत ही इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो लूसिया से ये वादा करता है कि वो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डोजल पौधे जमा करके लाएगा। मगर दोस्तों सुकासा की बात को काटते हुए लूसिया कहती है कि काम के प्रति लगाव होना गलत बात नहीं है, मगर वो चाहती है कि सुकासा सबसे पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे, क्योंकि सुकासा भले ही एक जॉब होल्डर हो, लेकिन वो अभी भी इन कामों के लिए नया है। तो वो नहीं चाहती कि ऐसे में हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद की जान जोखिम में डालकर कोई ऐसी वैसी हरकतें कर बैठे। सुकासा लूसिया को ये आश्वासन देता है कि वो उसकी बात को जरूर याद रखेगा। लेकिन दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर इस काम को करने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए है ताकि वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर से बेहतर बना सके, क्योंकि वो जानता है कि डोजल पौधे कैसे दिखते हैं, तो उसकी नजर में ये काम उसके लिए बहुत आसान है। जिसके बाद वो डोजल पौधे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इस काम को पूरा करने का इनाम है 50 कॉइन्स, जिसके लिए उसे एटलीस्ट 10 डोजल पौधे ढूंढने होंगे, और काम पूरा होने पर उसे 200 कॉइन्स अलग से मिलेंगे, यानी टोटल 250 कॉइन्स। सुकासा कैलकुलेशन करता है कि इतने पैसों में तो वो सिर्फ 2 दिन की लॉजिंग ही अफोर्ड कर पाएगा। उसे रियलाइज होता है कि इस काम में प्रॉफिट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन अब जबकि उसने ये जॉब एक्सेप्ट कर ही ली है, तो वो अब यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता।
वो क्या करता है, वो अपनी जॉब को अपोथिकेरी में चेंज करता है। हमें पता चलता है कि गेडा की ट्रेनिंग की वजह से उसकी अपोथिकेरी का लेवल अब 10 के पार जा चुका है, जिसके स्वरूप उसने एक एडिशनल स्किल भी अनलॉक कर लिया है, जो है हर्ब डिटेक्शन। अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके फिर सुकासा इस एरिया के सभी डोजल पौधों को ढूंढ निकालता है और जाके रख देता है रिसेप्शनिस्ट लूसिया की टेबल पर। दोस्तों, इस डिटेक्शन स्किल का डाउनसाइड ये है कि सुकासा सिर्फ उन्हीं जड़ी बूटियों को ढूंढ पाएगा जो उसने इससे पहले ढूंढ रखी होंगी, जिसका मतलब है कि वो इस स्किल का इस्तेमाल संशोधन या और किसी काम के लिए फिलहाल नहीं कर सकता। लूसिया हैरान हो गई ये देखकर कि उसने सिर्फ एक ही मॉर्निंग में इतने सारे डोजल पौधे कैसे जमा कर लिए। उसने जब सुकासा की ओर शक की नजर से देखा तो तब वो बताता है कि उसने इससे पहले एक एक्सपीरियंस अपोथिकेरी के अंडर ट्रेनिंग ले रखी थी, जिस वजह से वो इन जड़ी बूटियों को जमा करने में अब माहिर हो चुका है। ये सुनकर वो हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगती उस पर शक करने के लिए। लूसिया और बाकियों ने जब उन सारे पौधों को गिना तो तब हमें पता चलता है कि सुकासा 206 पौधे जमा करके लाया है, जिसका उसे एडिशनल रिवॉर्ड भी मिला। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि उसे इस जॉब को कंप्लीट करने के बदले में कुल मिलाकर 10,300 कॉइन्स मिले हैं, जो एक इम्प्रेसिव अमाउंट है अगर आप सुकासा के लेवल को कंसीडर करें तो। सुकासा राहत की सांस लेता है ये जानकर कि उस बुढ़िया के साथ की उसकी ट्रेनिंग फिजूल नहीं गई, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गेडा उसके पास से कितना सारा काम करवाती थी, जिस वजह से सुकासा को ये अपोथिकेरी वाले काम से ऑलमोस्ट नफरत होने लगी थी। उसके बाद सुकासा एक और जॉब लेता है जिसमें उसे एक बार और किसी दूसरी जड़ी बूटियों को जमा करना है, लेकिन लूसिया और बाकी की गिल्ड के स्टाफ सुकासा के इस निर्णय से खुश बिल्कुल भी नहीं होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार भी वो बड़ी संख्या में इन जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाएगा, जिस वजह से गिल्ड स्टाफ का काम और भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि अगले पेज पर हम देखते हैं कि वो एक बार फिर बड़ी बड़ी टोकरियां भर के जड़ी बूटियां इकट्ठी करके लाया है। बट इस काम के उसे कितने पैसे मिले वो यहाँ पर रिवील नहीं किए गए हैं। लूसिया कहती है कि अब इस बार हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई मॉन्स्टर्स मारने वाली रिक्वेस्ट स्वीकारनी चाहिए, लेकिन सुकासा कहता है कि जनरली कोई भी नया एडवेंचरर इसी तरह के काम से अपने कैरियर की शुरुआत करता है, मगर लूसिया कहती है कि ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो नौसीखे होते हैं। मगर हमारा प्रोटैगनिस्ट उन दूसरे लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि उसने किसी भी ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना जो सिर्फ आधे दिन में ही सैकड़ों जड़ी बूटियों को जमा करने की काबिलियत रखता हो। लूसिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि वो समझ सकती है कि सुकासा ने ये जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाला काम सिर्फ इसलिए लिया ताकि शहर में हो रही इनकी शॉर्टेज को वो कम कर सके, और उसने शॉर्टेज वाली ये प्रॉब्लम अकेले ही सॉल्व भी कर दी है, जो क्लियरली दर्शाता है कि वो कोई रेगुलर एफ रैंक एडवेंचरर नहीं है। वो कहती है कि गिल्ड कभी भी ऐसे टैलेंटेड लोगों की ताकत को यूं ही जाया नहीं होने दे सकता, तो इसलिए वो सजेस्ट करती है कि अब उसे मॉन्स्टर हंटिंग वाले काम करने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे मेन कैरेक्टर को ही फायदा होगा। वो कहती है कि मॉन्स्टर हंटिंग के कुछ काम करने के बाद गिल्ड उसके टैलेंट को पहचान लेगा, जिसकी वजह से उसे अपने रैंक के प्रमोशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, जैसा कि हम इमेजिन कर सकते हैं, सुकासा तुरंत ही राजी हो गया ऐसे मिशंस को लेने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि रैंक बढ़ने के बाद ही उसे कुछ ढंग के काम मिलेंगे और उन्हीं काम का उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। जिसके बाद लूसिया हमारे प्रोटैगनिस्ट के कहने पर 2 मिशंस एक साथ उसे देती है, जो है कोबोल्ड्स और बोर मॉन्स्टर्स को हराना। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सुकासा का अब तक किन किन मॉन्स्टर से पाला पड़ा है, तो वो इस बार भी कॉन्फिडेंट है कि वो इन मॉन्स्टर हंटिंग वाले काम को भी बड़ी आसानी से पूरा कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर अब आदत से मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस की वजह से वो भूल गया था कि वो यहाँ क्या करने आया है। क्योंकि जब उसे होश आया तो तब उसे पता चला कि वो एक बार फिर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में लग गया था। होश में आने के बाद वो एक बार फिर आगे बढ़ता है, तब तक जब तक कि उसका सामना एक बोर मॉन्स्टर से नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे पता चला कि वहाँ पर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। तो इस दौरान उसे इन बोर मॉन्स्टर्स को हराने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आखिर में जीत हमारे प्रोटैगनिस्ट की ही होती है। और कोबोल्ड मॉन्स्टर के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। पहले तो सुकासा अपनी जॉब को एक थीफ में चेंज करता है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस कोबोल्ड मॉन्स्टर के स्पेयर को उससे चुरा लेता है, और फिर एक बार और वो अपनी स्किल को स्पेयर मैन में चेंज करता है, जिसका फायदा उठाकर वो उसी मॉन्स्टर के हथियार को उसी के पिछवाड़े डाल देता है। जिसके बाद फाइनल अटैक के रूप में वो उस कोबोल्ड मॉन्स्टर पर डायरेक्ट हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। दोस्तों, काम खत्म होने के बाद सुकासा जब वापस गिल्ड में लौटा तो तब हमें पता चलता है कि अब उसका प्रमोशन हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा मेन कैरेक्टर अब ई रैंक एडवेंचरर बन गया है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक के बदले बहुत सारे बोर मॉन्स्टर्स को हराया था, जो काफी था सुकासा के एडवेंचर रैंक को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद लूसिया भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि गिल्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एडवेंचरर को इतनी जल्दी प्रमोशन दिया गया हो। हालांकि वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि एक जॉब होल्डर के लिए भी इतनी जल्दी रैंक पुश करना आसान नहीं होता। वो याद करते हुए कहती है कि इससे पहले जिस जॉब होल्डर को प्रमोशन मिला था उसे भी अपने रैंक को बढ़ाने में 10 दिन लग गए थे। तो वो चाहती है कि सुकासा इस बात को सीरियसली ले और वो इसे एक अचीवमेंट की तरह देखे।
हमारा प्रोटैगनिस्ट भी लूसिया की इंथुजियाज्म का इक्वल एनर्जी से जवाब देते हुए कहता है कि ई रैंक तो बस शुरुआत है, उसका असली मकसद है एस रैंक पर पहुंचना, जहां उसे एक मिशन के ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन लूसिया हमारे मेन कैरेक्टर को वापस जमीन पर लाते हुए कहती है कि याद रखना कि यहाँ से मॉन्स्टर हंटिंग के मिशंस और भी मुश्किल होते जाएंगे। तो इसलिए वो सुकासा को नसीहत देते हुए कहती है कि अच्छा होगा कि अब से वो अपने पास हीलिंग पोशंस या रिकवरी पोशंस साथ में लेकर चले, तो क्योंकि यहाँ से उसके लिए खतरा सिर्फ बढ़ेगा ही। सुकासा ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि वो चाहे तो अल्केमिस्ट में अपनी जॉब चेंज करके खुद ही पोशंस वगैरह बना सकता है, लेकिन इस बार उसकी इच्छा ये है कि वो खुद उस अल्केमिस्ट से मिलना चाहता है ताकि वो देख सके और समझ सके कि एक अल्केमिस्ट किस तरह से काम करते हैं। तो इसलिए वो लूसिया से पूछता है कि वो अल्केमिस्ट उसे कहाँ मिलेगा। लूसिया कहती है कि यही कॉर्नर के पास ही में उसकी शॉप है, और अब जबकि वो भी एक जॉब होल्डर है तो ये पहली बार होगा जब वो किसी दूसरे जॉब होल्डर से मिलेगा, जिसके लिए वो बड़ा ही एक्साइटेड है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उसका पता बताने से पहले लूसिया थोड़ा हकलाई थी। उसे शक है कि कहीं वो ऐसे अल्केमिस्ट से मिलने तो नहीं जा रहा जिसकी पर्सनैलिटी एकदम ही ट्विस्टेड हो। चैप्टर के आखिरी में हम देखते हैं कि सुकासा हैरान हो गया जब उसने उस अल्केमिस्ट की दुकान देखी, और बाहरी चमक दमक से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्केमिस्ट वाले रोज का कितना छापते होंगे। Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Neath the moon we'll meet again, the wind's our lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Sing a song and play along, for all the oceans fly. After all is said and done, you'll end up a skeleton. So spread your tail from dawn till dusk upon these foamy seas.